सामयिक विमर्श के इस श्रृंखला में हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हुए हैं। टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या स्वास्थ्य को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए। यह विषय चुनने के पीछे 2-3 रीज़न हैं और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न तो यही है कि आगे मेन एग्जामिनेशन में, आईएएस के मेन एग्जामिनेशन में या स्टेट के मेन एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो संभावित प्रश्न है उन्हीं संभावित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं इस श्रृंखला में। क्यों प्रबल है यह संभावना, क्यों प्रबल है, क्यों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके पीछे कारण यह है कि 15वें वित्त आयोग ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने, जिसके चेयरमैन एनके सिंह थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन की है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची का विषय बना देना चाहिए। अभी स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। क्या है समवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, आप जानते भी होंगे, लेकिन हम लोग एक बेसिक सी चर्चा यहाँ पर कर भी लेंगे, एक कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग कर भी लेंगे, तब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यह रिकमेंडेशन आई है कि अभी तक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय रहा है, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए। केंद्रीय सूची का नहीं, संघ सूची का नहीं, समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस विषय पर प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण होती हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रश्न बनते रहे हैं और चूंकि वित्त आयोग ने एक स्पेशलिस्ट कमेटी का गठन किया था, जिसमें आईसीएमआर के चेयरमैन, एम्स के डायरेक्टर, तमाम लोग शामिल थे, उन सब लोगों की कमेटी ने इस प्रकार की रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन को की, वित्त आयोग को की, और वित्त आयोग ने ऐसी रिकमेंडेशन सरकार को की। तो यह विषय हमारे लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है और यही कारण है कि हम लोग इस विषय को आज यहाँ पर अध्ययन के लिए रखने जा रहे हैं। यह प्रश्न यहाँ पर अब प्री और मेन दोनों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्री के लिए बहुत सारे टॉपिक रेलेवेंट है, जैसे वित्त आयोग है, चूंकि वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है तो वित्त आयोग पर प्रश्न पहले भी प्री में पूछे जाते रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। आप उसे पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि समवर्ती सूची का विषय बनाने की सिफारिश की गई है, तो कौन कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं, कौन से समवर्ती सूची में आते हैं, कौन से संघ सूची में आते हैं, कैसे इन सूचियों का निर्माण किया गया है, कौन से आर्टिकल इसके पीछे उत्तरदायी हैं, इस प्रकार के प्रश्न प्री के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। पहले भी प्री के एग्जाम में यदाकदा इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा विषय किस सूची में शामिल है। इस प्रकार के प्रश्न प्री में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो प्री में भी इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। वो आप लोग टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी का हिस्सा है, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आप, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। मेरे नोट्स होंगे, से कवर कर लीजिएगा, मेरी बुक की से कवर कर लीजिएगा, अन्यथा किसी भी स्टडी मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं डिटेल में। मेन एग्जामिनेशन में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मेन एग्जामिनेशन में यह प्रश्न बन सकता है कि स्वास्थ्य, अस्पताल, औषधालय, ये जितने भी इस प्रकार के विषय, मोटे तौर पर इसे स्वास्थ्य ले रहे हैं, तो स्वास्थ्य को समवर्ती सूची का विषय बना देना चाहिए। इस विषय पर चर्चा कीजिए या अपनी राय दीजिए, अपनी राय तर्क सहित दीजिए या तर्क सहित उत्तर दीजिए, पक्ष या विपक्ष में विचार लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न मेन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमारा कवरेज यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के इसी पहलू पर बेस्ट रहेगा। कोविड-19 का समय है और आप सब उम्मीद है स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सावधानी और सतर्कता अपनाइएगा, जिससे कोविड-19 के प्रकोप से आप सभी सतर्क रहें। दूसरों को भी अधिक से अधिक जागरूक कीजिएगा, जिससे आपके जो निकट हैं और वे भी, आपके निकटतम लोग हैं, वे भी स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे, स्वास्थ्य और सतर्कता का विशेष ध्यान रख रहे होंगे,
हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोविड-19 के इस पीरियड ने इस मुद्दे को और अधिक गंभीर बनाया है, इस विषय को और अधिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है कि क्या स्वास्थ्य को संघ सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। क्योंकि कोविड-19 के इस पीरियड ने जब फर्स्ट वेव आई थी तो फर्स्ट वेव में सब कुछ सरकार ने अपने हाथों में रखा था, संघ सरकार ने सब कुछ अपने हाथों में रखा था। लॉकडाउन को घोषित करना, सारा मैनेजमेंट करना, संघ का निर्देश आता था, राज्य फॉलो करते थे। हमने देखा वो बेटर मैनेजमेंट था। क्योंकि पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, तो कैजुअलिटीज होना स्वाभाविक है, दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सेकंड वेव में चूंकि संघ सरकार के इस निर्णय की काफी आलोचना हुई, लॉकडाउन की काफी आलोचना की गई, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसे बड़ा ही घातक कदम बताया, मीडिया के एक वर्ग ने बड़ी आलोचना की। नतीजा ये हुआ कि संघ सरकार ने फर्स्ट वेव के डाउन होते ही यह निर्णय लिया कि अब संघ सरकार केवल एडवाइजरी जारी करेगी, लेकिन डिसीजन स्टेट्स लेंगे, क्योंकि हेल्थ अल्टीमेटली स्टेट्स का सब्जेक्ट है। नतीजा ये हुआ कि संघ सरकार की ओर से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, क्योंकि स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी। लेकिन हालात क्या हैं, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। स्टेट्स ने लॉकडाउन इंपोज करने में देरी की। कुछ राज्यों ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि हम लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। जब हालत बिगड़ती चली गई, स्थितियां खराब होती चली गई और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उच्चतम न्यायालय में स्टे कराने चली गई। महान उच्चतम न्यायालय, उसने स्टे भी कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा। स्थितियां और विषम होती चली गई, डेथ रेट बढ़ता गया, और यकीन मानिए मेरा व्यावहारिक अनुभव बेहद खराब है। सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम आते हैं, सरकार हमेशा मैनिपुलेट करके आंकड़े देती है, सांख्यिकी झूठ है, महाझूठ है। हम लोग सांख्यिकी में यही पढ़ते रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में यही पढ़ते रहे हैं, ये आज के इस आंकड़ों में दिखलाई पड़ता है। मेरा उद्देश्य आपको पैनिक बनाना नहीं है, लेकिन वास्तविकता से अवगत कराना है। जब स्थितियां पैनिक हो गई तो राज्य सरकार ने वही निर्णय लिया जिस निर्णय को स्टे कराने के लिए, जिस निर्णय पर रोक लगाने के लिए वो उच्चतम न्यायालय चली गई, क्योंकि ये सरकार की जिद थी कि हम उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका की इस लड़ाई में लोगों को मरने दिया जाए? मरने न दिया जाए, मरने दिया गया, और अंत में वही निर्णय लिया गया जिस निर्णय को हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लागू करने के लिए कहा था। लेकिन जाने गंवाने के बाद, क्या जिन परिवारों की जानें इस दौरान गई, उन्हें सरकारों पर मुकदमा नहीं रखना चाहिए? उन्हें सरकारों पर मुकदमा नहीं आरोपित करना चाहिए? मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए? सरकारों पर जवाबदेही नहीं तय करनी चाहिए? लेकिन राज्य सरकारों ने बड़ी मात्रा में लापरवाही शो की, और राज्य सरकार की लापरवाहियों ने सेकंड वेव को खतरनाक बना दिया। हालांकि सेकंड वेव के खतरनाक बनाने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि म्यूटेशन बढ़ा वायरस का, और डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट, इस तरीके के म्यूटेशन आने लगे। लेकिन इस म्यूटेशन के साथ सरकारों ने बड़े ही लापरवाह तरीके से काम किया। निर्वाचन आयोग ने लापरवाही दिखाई, निर्वाचन बड़े पैमाने पर संपन्न कराया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश में पंचायत का निर्वाचन बड़े पैमाने पर संपन्न कराया गया, और निर्वाचन संपन्न कराना ही बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी राज्य सरकार की लापरवाही, राज्य मशीनरी की लापरवाही यह थी कि पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया, चाहे वो मतदान का दिन रहा हो, चाहे वो मतगणना का दिन रहा। कुल मिलाकर हमारे देश की सभी राज्य सरकारें फेल साबित, असफल साबित। जिन निर्णयों को उन्होंने शुरू में लागू करने से मना किया, बाद में उन्हीं निर्णयों को उन्होंने लागू करने पर बल दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि विशेषज्ञों की उपेक्षा की गई और सामान्यज्ञ यानी आईएएस अधिकारियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर निर्णय लिया गया। कोविड सामान्यज्ञों का गेम नहीं है, कोविड राजनीतिज्ञों का गेम नहीं है, ये विशेषज्ञों का गेम है। डॉक्टर की सलाह पर डिसीजन लिए जाने चाहिए थे, लेकिन डिसीजन लिए गए आईएएस अधिकारियों की सलाह पर, डिसीजन लिए राजनेताओं ने अपनी अल्प बुद्धि के आधार पर। नतीजा ये रहा कि कोविड की समस्या गंभीर होती चली गई। स्वाभाविक सी बात है,
कि इन समस्याओं के संदर्भ में हम लोग इस विषय को दूसरे टॉपिक में उठाएंगे, अवश्य उठाएंगे। और हम लोगों का टॉपिक होगा कि क्या आईएएस के अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन छीन लिया जाना चाहिए। मेरी मजबूत राय ये है कि अगर आईएएस अधिकारियों के हाथों से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन छीन लिया जाए, यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, तर्कों के साथ विश्वास दिलाऊंगा, यकीन मानिए कि इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आईएएस अधिकारियों के हाथों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन है, और यही कारण है कि आज हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी बदतर है, उनसे भी बुरी है। और इसके गुनाहगार ये आईएएस अधिकारी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मेरे उनसे कोई ज्वेलसी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का खराब गुणवत्ता का प्रबंधन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रदर्शित किया गया है विगत वर्षों में, 70 वर्षों में, केवल 1-2 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, विगत 70 वर्षों में, यह बेहद चिंताजनक है। जबकि ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं केवल ये कोविड-19 नहीं है। राज्यों में अलग अलग समस्याएं आती रही। कभी बिहार में चमकी बुखार सुना होगा आपने अभी, कभी किसी राज्य में मंकी फीवर, उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस। इस प्रकार की समस्याएं, यानी इस प्रकार की महामारियां छोटे छोटे तौर पर राज्यों में भी उत्पन्न होती रही, लेकिन राज्यों ने बड़े लापरवाह तरीके से इन सेवाओं का प्रबंधन किया। उत्तर प्रदेश में तो इसे कमाने का जरिया बना लिया गया। जापानी इंसेफ्लाइटिस आपदा अवसर है, आप देख लीजिए, आपदा के असरों को देख लीजिए आजकल कि किस तरीके से आपदा को अपने लिए अवसर बना के रखे हैं। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में राजनीति और प्रशासन की थी कि उन्होंने जापानी इंसेफ्लाइटिस को अवसर बना लिया था, कमाने का जरिया बना लिया था, कि हर साल अच्छा खासा बजट संघ से लेते थे जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम पर समाप्त करने के लिए, और कोई काम नहीं होता। उन्हें लगता था कि अगर जापानी इंसेफ्लाइटिस खत्म हो जाएगा, संघ से आना बजट रुक जाएगा, और संघ से बजट रुक जाएगा तो उनकी कमीशन खोरी रुक जाएगी। ये मैं बहुत प्रामाणिक आधारों पर कह रहा हूं, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। इसके पीछे अतथ्य नहीं है, इसके पीछे तथ्य है, फैक्ट है। लेकिन इच्छा शक्ति किस प्रकार काम करती है। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से आने लगे, वर्तमान मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस फैला था। अब उनकी नाक का प्रश्न बन गया, अब उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, क्योंकि मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस फैला था। नतीजा यह हुआ कि 1 साल में जापानी इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल हो गया, 1 साल में जापानी इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल हो गया, और जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले नहीं आते। वरना हर साल 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा बच्चों की मौत केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस से होती थी, और केवल 3-4 जिलों में, और केवल 3-4 महीनों के भीतर। बस सब कुछ तय था, सब कुछ पता था कि केवल 3-4 महीनों के भीतर होता है, केवल बच्चों पर अटैक करता है, केवल मच्छर के काटने से होता है, केवल इसी एरिया में होता है। बाकी अगर वहां का मच्छर दिल्ली चला जाए तो जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं फैलाएगा। सब कुछ जानते हुए भी इसे समस्या को बनाए रखा गया। लेकिन जब दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई गई तो समस्या का उन्मूलन हुआ। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर राज्यों ने प्रतिबद्धता दिखाई होती तो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की ये दुर्दशा नहीं होती जो आज दुर्दशा हम देखने को पा रहे हैं। और आज की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता के बाद की बात, स्वतंत्रता के समय से ही राज्यों ने स्वास्थ्य के अच्छे प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं किया। इसी संदर्भ में यह मुद्दा उठाया जाना स्वाभाविक है कि क्या स्वास्थ्य को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए, जिससे प्रबंधन केवल अकेले राज्यों के हाथों में न रह जाए। क्योंकि समवर्ती सूची का विषय बना देने से प्रबंधन संघ और राज्य दोनों के हाथों में चला जाएगा, और जब संघ और राज्य दोनों के हाथों में चला जाएगा, उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल क्या असर होगा समवर्ती सूची में शामिल करने का, और कौन कौन से विषय हैं जो आज राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल हैं, हम लोग इन सारे टॉपिक को कवर करें। इससे पहले हम आपको उन समस्याओं को बताना चाहते हैं जो राज्यों ने उपेक्षा का व्यवहार अपनाया है, और ये समस्याएं बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुई हैं राज्य सूची का विषय होने के कारण। पहली बात, कि संघ और राज्यों के बीच हेल्थ के सेक्टर में सामंजस्य नहीं है। स्टेट को लगता है कि हेल्थ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए संघ को हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसका नतीजा ये है कि राज्य हेल्थ के सेक्टर में बिना किसी यूनिवर्सल गाइडलाइन के प्रैक्टिस करते हैं, व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं, और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं करते। राजनीतिक प्रतिबद्धता भी
नहीं पाई जाती। संघ और राज्यों के बीच मतभेद भी उभरते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई। आप जानते हैं आयुष्मान भारत, पॉपुलरली आप उसे जानते हैं। आयुष्मान भारत के तहत गरीबों के लिए 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक आधारों पर कुछ प्रदेश की सरकारों ने इसे लागू करने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया कि हम नहीं लागू करेंगे। क्यों? केंद्र की योजना है, हम नहीं लागू करने वाले। केंद्र की योजना से क्या होता है? भला तो आम जनता का हो रहा है ना, गरीबों का हो रहा है, जो अपने इलाज के लिए पैसा नहीं दे सकते। लेकिन वो क्यों लागू करेंगे? क्योंकि उन्हें तो राजनीति के लिए काम करना है, जनता के भले के लिए नहीं। निस्कानेन अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, निस्कानेन ने अपनी बुक में लिखा है, टाउन्स, ये भी अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, इन्होंने कहा राजनेता कभी भी लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करता, वह केवल लोगों के हित का दिखावा करता है। राजनेता सदैव अपनी चेयर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए काम, अपने पद पाने के लिए काम करता है। उसका लोकहित से कोई लेना देना नहीं होता। राजनेता लोकहित के लिए केवल उसी सीमा तक बात करता है जिस सीमा तक उसे पद मिल सकता है, जिस सीमा तक बात करना उसे कुर्सी पाने के लिए आवश्यक है। निस्कानेन ने अपनी किताब में साफ साफ तौर पर लिखा है, टाउन्स ने अपनी बुक में साफ साफ तौर पर लिखा है। उन्होंने अमेरिकी राजनीति के लिए लिखा है, लेकिन यह वैश्विक राजनीति के लिए सत्य है, भारतीय राजनीति के लिए अकाट्य रूप से सत्य है। भारत में लोकहित का राजनीति ने केवल दिखावा किया है, लोकहित का सही अर्थों पालन नहीं किया है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों ने मना कर दिया कि हम आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को नहीं लागू करेंगे, क्योंकि गरीबों का भला होगा इससे। लेकिन गरीबों का भला नहीं करना ना, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शो करनी, वैक्सीनेशन के नाम पर। आपदा का समय है, ठीक है, राजनीतिक आधार पर एक सरकार दूसरे सरकारों की आलोचना करती है, लेकिन आपदा के समय में राज्य और संघ को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन क्या हालात आज राज्य और संघ के द्वारा मिलकर काम करने के हैं? नहीं है। राजनीतिक आधारों पर मतभेद केरे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा होने वाली गोपनीय मीटिंग की बातों को डिस्क्लोज कर रहे हैं। मेरा ना तो प्रधानमंत्री से कोई लेना देना, ना तो मुख्यमंत्री से कोई लेना देना, लेकिन मेरा लेना देना इस उस कार्यप्रणाली से है, उस प्रोसीजर से है जो इस देश के भले के लिए है। और वह कार्यप्रणाली ये है कि इस प्रकार की जो मीटिंग की बातें हैं, नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि नीतिगत मुद्दे उकेरे जाते हैं। नीतिगत मुद्दों को उभारने पर तरह तरह की विसंगतियां सामने प्रकट हो सकती हैं। इसलिए ऐसी दशा में इस प्रकार की बातें गोपनीय रखी जानी चाहिए। लेकिन राजनीतिक विद्वेषवश, राजनीतिक असहमति को प्रदर्शित करने का यह भी प्लेटफॉर्म राजनेताओं ने खोज निकाला है, और देश के हित के विरुद्ध, लोगों के हित के विरुद्ध इस प्रकार की भूमिकाएं राज्यों के मुख्यमंत्री, इस देश के राजनेता निभाने लगे। ऑक्सीजन को लेकर के जिस तरीके से मारामारी मची, अगर हम एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड एजेंसी बना करके और पूरे देश में हम प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कदम उठाते, तो संभवतः ऐसी दुष्परिणाम सामने नहीं आते। संघ सरकार ने फरवरी में, इसी फरवरी 21 में 75 विशेषज्ञों, 75 विशेषज्ञों की टीम सभी राज्यों में भेजी। उन्होंने सभी राज्यों का दौरा किया, और मुख्य उद्देश्य था कि कोविड के प्रबंधन को ध्यान में रखा जाए और ऑक्सीजन आज जैसी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए कदम उठाए जाए। लेकिन संघ सरकार के द्वारा इस की गई पहल का हश्र क्या हुआ? राज्यों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस समय राज्यों ने गंभीरता से नहीं लिया जब संघ ने पहल की। राज्यों ने उपेक्षा की, क्योंकि राज्यों को लगा संघ अनावश्यक मुझ पर हस्तक्षेप कर रहा है, स्वास्थ्य हमारा विषय है, संघ हस्तक्षेप कर रहा है, संघ अपने विशेषज्ञ भेज रहा है और हमारे यहाँ निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए राज्यों ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रकट की। नतीजा हमारे सामने है। अगर फरवरी में जब संघ ने पहल की थी अपने विशेषज्ञों को भेजने की, जिससे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने थे, कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कदम उठाए जाने थे, अगर राज्यों ने गंभीरता दिखाई होती तो संभवतः स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती, क्योंकि पेंडेमिक है, लेकिन स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। तो राज्यों ने यहां भी संघ के साथ अपनी भूमिका का सकारात्मक प्रदर्शन नहीं किया। तो संघ और राज्य दोनों ने मिलकर के स्वास्थ्य के मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय नहीं दिया है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देने के लिए अब यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि इसे संघ सूची या समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। दूसरी बात, संघ सरकार केवल फंड देती है हेल्थ के विषय में।
बजट अलोकेट करती है। संघ सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य को धनराशि दे देती है, लेकिन संघ सरकार देश के बारे में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर कर देती है और एक टारगेट डिक्लेयर कर देती है कि भाई देखो ये टारगेट है हमारा। अब उस टारगेट को अचीव करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट अगर संघ वाले शासन वाली सरकारें राज्य में है, जिस दल का शासन संघ में है राज्य में है, तो थोड़ा बहुत तो इनिशिएटिव ले लेते हैं, क्योंकि अगर सफलता मिलेगी तो संघ को भी क्रेडिट जाएगा, उनके दल को क्रेडिट जाएगा। लेकिन अगर विपरीत दल की सरकारें हैं तो वे बिल्कुल संघ के द्वारा बनाए गए टारगेट, संघ के द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं प्रकट करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में संघ ने जो नेशनल पॉलिसी बना करके प्रतिबद्धता प्रकट की है, अगर वो टारगेट हमारी मदद से पूरा हो गया तो क्रेडिट हमें नहीं जाएगा, संघ को जाएगा। इसलिए जिन दलों में विपरीत दलों की सरकार, जिन राज्यों में विपरीत दलों की सरकारें हैं, वे संघ के द्वारा बनाए गए पॉलिसी को, संघ के फंड को अच्छी तरीके से यूज नहीं करते, प्रयोग में नहीं लाते। यह दुखद विषय, यह दुर्भाग्य का विषय। मैं केवल स्वास्थ्य संबंधी उन्हीं मुद्दों को प्रकट कर रहा हूं यहाँ पर, मैं स्वास्थ्य संबंधी उन्हीं मुद्दों को उभार रहा हूं यहाँ पर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। वरना तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकट हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे बहुत अधिक हैं, घंटों लग जाएंगे उन मुद्दों पर चर्चा करने पर, लेकिन हम केवल उन्हीं मुद्दों को प्रकट कर रहे हैं यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप ये मत सोचिएगा डिस्कशन के बाद कि हमने स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। हम जानबूझकर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य संबंधी केवल उन्हीं मुद्दों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक से कंसर्न है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। बाकी मुद्दों को हम यहाँ पर नहीं करेंगे। राज्यों ने क्या किया? राज्यों ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ को लेकर के राज्यों ने चिकित्सा स्वास्थ्य एक डिपार्टमेंट बनाया, चिकित्सा स्वास्थ्य। दूसरा डिपार्टमेंट बना लिया चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ। राज्यों ने इस दो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बनाए। ज्यादातर राज्यों में इस तरीके से दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। विश्वास मानिए, मैं अपने व्यावहारिक अनुभवों पर कह रहा हूं, आंकड़े हैं मेरे पास, तथ्य हैं मेरे पास, इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई सामंजस्य नहीं होता राज्यों में, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। पहली बात। दूसरी बात, चिकित्सा स्वास्थ्य का जो डिपार्टमेंट है और चिकित्सा शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट है दोनों, इसलिए यहाँ पर प्रयास यह किया जाना चाहिए कि जो सीनियर डॉक्टर हो यहाँ प्रदेश का, तो सीनियर डॉक्टर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्टर बनाया जाए, और जो या डायरेक्टर जनरल बनाया जाए, और जो मेडिकल कॉलेजेस का सीनियर लेक्चरर हो, सीनियर प्रोफेसर हो, उसे चिकित्सा शिक्षा विभाग का डायरेक्टर बनाया जाए, या किसी सीनियर डॉक्टर को यहाँ भी बैठाया जाए। राज्यों में स्थितियां इसके उल्टी हैं। आईएएस अधिकारी को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्टर बना देते हैं, जिसको शून्य जानकारी है, इस क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं, जीरो जानकारी। चिकित्सा शिक्षा विभाग का, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का मुखिया आईएएस अधिकारियों को बना देते हैं। वर्चस्ववादी सेवाएं हैं ये, क्योंकि राज्य की राजनीति इन आईएएस अधिकारियों पर डिपेंडेंट रहती है, इसलिए आईएएस अधिकारी जो सलाह देते हैं राज्य की राजनीति उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती है। और यही कारण है कि आईएएस अधिकारियों ने सारे पदों पर, सारी सेवाओं पर अपना कब्जा बनाए रखा है। इसे खत्म करने की जरूरत। अगर खत्म नहीं करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं आएगा। मैं इस विषय पर अलग टॉपिक में चर्चा करूँ। टेक्नोक्रेट वर्सेस जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट वर्सेस टेक्नोक्रेट। हमें स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए टेक्नोक्रेट की जरूरत है या ब्यूरोक्रेट की जरूरत? हमें टेक्नोक्रेट की जरूरत, हमें ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का रोल नहीं है टेक्नोक्रेसी का रोल, अगर हम हेल्थ को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहें। लेकिन हमारी हेल्थ सर्विसेज पुअर इसलिए हैं, हमारी हेल्थ सर्विसेज घटिया इसलिए हैं क्योंकि हमारी हेल्थ सर्विसेज को ब्यूरोक्रेट मैनेज करता है, जिसको हेल्थ के बारे में बेसिक्स पता नहीं है, एबीसीडी पता नहीं है। जबकि हेल्थ के बारे में जो विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हेल्थ के बारे में विशेषज्ञ जानकारी है, उन्हें हेल्थ के मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, और अगर सौंपी जाती है तो उनके ऊपर एक आईएएस बैठा दिया जाता है जो जीरो जानकारी रखता है और वो अपना मनमानी चलाता है, वो टेक्नोक्रेट की बिल्कुल नहीं सुनता। ये पुअर मैनेजमेंट ऑफ
मेडिकल हेल्थ सर्विसेज है जो स्टेट गवर्न कर रहे हैं, इसको खत्म करने, इसको समाप्त करने की, इस पर एक नए दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है और नया सुधार किया जाना चाहिए। इस पर हम अलग से ध्यान देंगे, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे और हमारी डिमांड ये होगी उस चर्चा में कि मेडिकल हेल्थ सर्विसेज अलग से बनाई, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, वैसे इंडियन मेडिकल सर्विस अलग से बनाई जाए। और जैसे आईएएस का दर्जा है, आईपीएस का दर्जा है, वैसे ही मेडिकल सर्विस का दर्जा हो, वो किसी भी के अधीन, आईएएस आईपीएस किसी से भी जुड़ी हुई ना हो, आईएएस के अधीन ना हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो। आप विश्वास मानिए कि देश की हेल्थ सर्विसेज का कायाकल्प हो जाए। लेकिन इस देश के राजनेता तो कायाकल्प करना जानते ही नहीं, क्योंकि उनके पास खुद का चिंतन नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ने लिखने में ध्यान लगा होता तो राजनेता क्यों बनते। तो ऐसी दशा में जो राजनीति है वो भी बुराइयों का घर है। फिलहाल ये विषय हम लोग अलग टॉपिक पर हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन यह विषय भी ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर कि चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा दोनों के बीच विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की कोई भूमिका राज्यों में नहीं। राज्यों ने प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं किया है, हम लोगों ने पहले ही चर्चा की। इसके अलावा राज्यों में एक रूपता भी नहीं है। चूंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है हेल्थ, तो कुछ राज्यों में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज बेटर है। दक्षिण के राज्य ले लीजिए तो दक्षिण के राज्यों में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज फिर भी बेटर हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में चले आइए आप, राजस्थान, हरियाणा, तो इन राज्यों में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज पुअरेस्ट फॉर्म में है मौजूद, सबसे खराब गुणवत्ता में विद्यमान है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी बेल्ट, ये जितनी भी सारी बेल्ट है, इस सारी बेल्ट में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज सबसे खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन करने वाली मेडिकल हेल्थ सर्विसेज है। तो स्टेट्स में चाहे वो खरीद हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात हो, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे डॉक्टर्स के लिए सर्विस कंडीशन और नॉर्म्स की बात हो, सभी चीज़ों में स्टेट वाइज डिफरेंसेस हैं, स्टेट वाइज यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता नहीं है। इसे भी खत्म किया जाना चाहिए, इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए और राज्यों में एक रूपता लाने की जरूरत है। और अगर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना रहेगा तो राज्यों में एक रूपता मिलाई जा सकती। राज्यों में इस प्रकार का भेदभाव इसलिए भी है, राज्यों में इस प्रकार की कमी बेसी इसलिए भी है, कम ज़्यादा प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि राज्यों के पास तकनीकी दक्षता नहीं होती। जिन राज्यों ने यदा कदा तकनीकी दक्षता को प्रोत्साहन दिया है, तकनीकी दक्षता को महत्व दिया है, उन्होंने बेहतर रिजल्ट पाए। जिन्होंने अन्य राज्यों की तरीके से राजनीतिक आधार पर उपेक्षा की है, उन्हें बेहतर रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो समस्याएं हैं जिनसे आज राज्य संघर्ष कर रहे हैं, उन समस्याओं का निदान इसी बात में है कि स्वास्थ्य सूची से, कि स्टेट लिस्ट से, राज्य सूची से स्वास्थ्य को हटा दिया जाए, हेल्थ को स्टेट लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए और हेल्थ को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए, कंकरेंट लिस्ट का विषय बना दिया जाए। क्यों बना दिया जाए, क्या होता है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 7th शेड्यूल शामिल की गई है ना, 7वीं अनुसूची शामिल। इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक यूनियन लिस्ट है जिसे संघ सूची कहते हैं, दूसरी स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची कहते हैं, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये 3 तरीके की सूचियां संविधान में बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्यों ये लिस्ट बनाई गई? संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है, क्योंकि संघ और राज्य की अलग अलग सरकारें बनाई जाती हैं। संविधान का भाग 5 संघ सरकार के बारे में वर्णन करता है और भाग 6 राज्य सरकारों के बारे में वर्णन करता है। तो संघ और राज्य की अलग अलग सरकारें बनाई जाती हैं। क्योंकि फेडरल सिस्टम हमने अपनाया है, संघीय प्रणाली अपनाई है,
इसलिए संघीय प्रणाली में संघ और राज्य की सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके कार्य करती। ऐसी दशा में विषयों का बंटवारा किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघ सरकारें किस विषयों पर काम करेंगी, किन विषयों पर काम करेंगी, और राज्य की सरकारें किन विषयों पर काम करेंगी, जिससे संघ और राज्य सरकारों के संपादन के दौरान विषयों का दोहराव ना हो और विषयों के संबंध में शक्तियों का टकराव ना हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 7वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई और 7वीं अनुसूची में संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिसमें लिखे विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, पासपोर्ट इत्यादि। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जो राज्य के महत्व के हैं, स्थानीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि इत्यादि। और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो संघ और राज्य दोनों के लिए समान महत्व के हो सकते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में समान महत्व रखते हैं, दोनों को पहल करनी चाहिए। इसलिए समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों पहल कर सकते हैं, अर्थात संघ भी कानून बना सकता है, संसद भी कानून बना सकती है और राज्य के विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर दोनों कानूनों में विसंगति होगी तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को वरीयता दी जाती है। शिक्षा, नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग इत्यादि, वन, इस प्रकार के विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए, कंकरेंट लिस्ट में शामिल किए गए। तो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है संविधान में 7वीं अनुसूची में, और इन तीनों सूचियों में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। इन सूचियों में अलग अलग विषयों का उल्लेख कर दिया गया है और संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दिया। अब यह भी ध्यान रखना है कि जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन विषयों पर संघ की सरकार प्रशासन चला सकती है। संघ की सरकार प्रशासन चला सकती है, अर्थात आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है, लागू करवा सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, इसलिए राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन चलाने का अधिकार राज्य सरकारों को। इसलिए राज्य सूची के संबंध में जो भी दिशा निर्देश, आदेश आदि जारी किए जाएंगे वो राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए जाएंगे। अब बात आती है समवर्ती सूची के विषय पर। समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों को पहल करने का अधिकार है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए संसद को और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए संघ की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को अधिकार दिया गया है कि वे आदेश निर्देश दे सकते हैं और ऐसे मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। आदेश निर्देश दे सकते हैं और ऐसे मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समवर्ती सूची के विषयों में संघ और राज्य दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समवर्ती सूची एक तरीके से सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने वाली सूची है, क्योंकि यह ऐसी लिस्ट है जहां पर ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जहां संघ की सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होता है, क्योंकि ऐसे विषयों पर राज्य विधानमंडल भी कानून बनाए रखता है और संसद भी कानून बना लेती है। तो दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत होती है समवर्ती सूची के विषयों पर। अब हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित विषयों को समझते हैं कि वे विषय किस किस लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से सेक्शन में आते हैं। जैसे जो स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ है, स्वास्थ्य है, सैनिटेशन है, साफ सफाई है, स्वच्छता है, हॉस्पिटल्स हैं यानी अस्पताल हैं, या फिर डिस्पेंसरीज हैं, औषधालय हैं, ये सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं। ये सभी राज्य सूची के विषय हैं।
स्टेट लिस्ट के आइटम नंबर 6, स्टेट लिस्ट के आइटम नंबर 6 में ये 4 टॉपिक मेंशन किए गए हैं: स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय। और ये बड़े टॉपिक हैं, हेल्थ सेक्टर को संबोधित करने वाले, स्वास्थ्य क्षेत्र को संबोधित करने वाले ये बड़े टॉपिक हैं, बड़े क्षेत्र हैं, ये बड़ा एरिया है। यानी हेल्थ के सेक्टर में जो एक बड़ा एरिया है, हेल्थ के सेक्टर में जो एक बड़ा दायरा है, वह स्टेट लिस्ट में आता है, आइटम नंबर 6 है। और जरूरत नहीं है आइटम नंबर जानने की एग्जाम के नज़रिए से, स्टेट लिस्ट में आता है। इसलिए स्वास्थ्य का प्रबंधन करना राज्य का उत्तरदायित्व रहा है। हालांकि राज्य इसमें असफल रहा है, यह कहना गलत नहीं। तो स्वास्थ्य मोटे तौर पर राज्य के क्षेत्र में आता है, राज्य के दायरे में आता है। लेकिन संघ भी इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि संघ सरकार वित्त के मामले संघ सरकार के पास ज्यादा केंद्रित है। संघ सरकार वित्त में अधिक समर्थ है और इसीलिए संघ सरकार अपनी आय में से बंटवारा करती है, राज्यों को अपनी आय में से सहायता और अनुदान देती है राज्यों को। इसके लिए वित्त आयोग बनाया गया है। वित्त आयोग की सिफारिशों पर संघ की सरकारें ऐसा निर्णय लेती हैं और राज्यों को वित्तीय अनुदान और सहायता देती है। संघ सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट के लिए काम करती है, राज्य सरकारें भी काम करती है। इसलिए एनुअल बजट बनता है, वार्षिक बजट बनता है, और उस वार्षिक बजट में सोशल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यय की घोषणा की जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय की घोषणा कैसे की जाएगी? इसके लिए संघ सरकार की नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती है और उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार बजट का आवंटन करती है, धनराशि का आवंटन करती है, जिसके माध्यम से हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाया जाना होता है। साथ ही साथ वित्त आयोग भी सिफारिशें करता है कि हेल्थ सेक्टर के लिए संघ के द्वारा राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की जानी चाहिए, और वित्त आयोग की सिफारिश पर हेल्थ सेक्टर के लिए संघ सरकार राज्यों को धनराशियां आवंटित करती है, सहायता अनुदान देती है, और उस आधार पर राज्य सरकारें अपने यहाँ हेल्थ सेक्टर को मैनेज करने का काम करती है, प्रबंधित करती है, उनका डेवलपमेंट करती है। संघ सरकार विदेशों से ऋण भी लेती है, विश्व बैंक से उधार लेती है, WHO के मानकों, WHO मानक भी तय करता है बहुत सारी बीमारियों आदि को दूर करने के लिए। वर्ल्ड बैंक से जो उधार लिया जाता है, जो ऋण लिया जाता है, वह भी संघ सरकार के द्वारा राज्यों को अलोकेट किया जाता है, राज्यों को आवंटित किया जाता है। अलग अलग राज्यों के लिए धनराशि का अलग अलग अमाउंट होता है, राज्यों की आवश्यकता के आधार पर, राज्यों की समस्या और जनसंख्या के आधार पर। तो इस प्रकार संघ भी अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि संघ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीति की घोषणा करता है और उस आधार पर बजट के तहत धनराशियों को अलोकेट करता है, और वित्त आयोग जो सिफारिशें करता है उस सिफारिश के आधार पर भी राज्यों को धनराशियों का अलोकेशन करता है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, रिसर्चेस के लिए, शोध के लिए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड शो किए जाते हैं, जो मानक तय किए जाते हैं, स्टैंडर्ड किसी भी चीज के लिए, रिसर्च के लिए, क्योंकि रिसर्च की भी आवश्यकता होगी मेडिकल के सेक्टर में, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए, हायर इंस्टीट्यूट्स के लिए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के लिए, इन सब के लिए मानक घोषित करने होंगे। ये मानकों की घोषणा करना संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। संघ जो मानक घोषित करता है, जो स्टैंडर्ड डिक्लेयर करता है, उस स्टैंडर्ड को राज्य को फॉलो करना होता है। संघ इस बात की निगरानी करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाता है, जो इन बातों की निगरानी करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी विसंगतियां समय समय पर जन्म लेती रहती, इसीलिए
हेल्थ सेक्टर का प्रबंधन चुनौतियों से भरा रहता है, विवादों से भरा रहता है। तीसरी बात, हेल्थ के लिए कुछ और भी मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ड्रग है, यानी दवाइयां आदि हैं। ड्रग्स का मतलब वो वाला ड्रग मत समझिएगा, कुत्ता पंजाब। तो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, एजुकेशन है, शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है। एजुकेशन में मेडिकल एजुकेशन भी आ जाएगा, मेडिकल एजुकेशन भी आ जाएगा, मेडिकल एजुकेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, जनसंख्या नियंत्रण है, फैमिली प्लानिंग है। हेल्थ सेक्टर को मैनेज करने के लिए इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, फैमिली प्लानिंग है। ये जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आज कंकरेंट लिस्ट में है। समवर्ती सूची में है, ये समवर्ती सूची में। हालांकि इनके भी प्रबंधन को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समवर्ती सूची होने के नाते इसके अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। जैसे मेडिकल एजुकेशन है, तो अब आप देखें, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में एक एम्स खोला गया, एक एम्स खोला गया केवल नई दिल्ली में। अब नतीजा ये होता था कि उस एम्स पर पूरे देश के लोगों का भार होता था। सबको लगता था भाई एम्स चलो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट है, विशेषज्ञता वाला इंस्टीट्यूट, उस पर भार अधिक होता था। इसलिए 21वीं शताब्दी से, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 21वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों से सरकारों ने निर्णय लेना शुरू किया कि अनेक एम्स बनाए जाएं और अलग प्रत्येक राज्य में आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक एम्स स्थापित हों, जिससे कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज उन्हीं के नजदीक उपलब्ध हो सके, समय पर उपलब्ध हो सके, लोगों की जान बचाई जा सके। नतीजा ये हुआ कि अब संघ सरकार ने, चूंकि एम्स संघ सरकार के कंट्रोल में काम करता है, तो अब संघ सरकार के आदेश पर, संघ सरकार के दिए गए बजट पर अब प्रत्येक राज्य में एम्स खुल रहे हैं। किन्हीं राज्यों में एक से अधिक एम्स भी खोले जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, कई सारे देशों से बड़ा है। ब्रिटेन की पॉपुलेशन महज 6 करोड़ लोग हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई दूसरे देश में बड़ी तेजी से कंट्रोल हो रहा है, तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन महज 6 करोड़ की है। अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 23 करोड़ की है, लगभग 4 गुना ज्यादा है ब्रिटेन से। तो हमारे यहाँ राज्यों का प्रबंधन दूसरे देशों के प्रबंधन से भी जटिल है, क्योंकि समस्या, जनसंख्या ज्यादा है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है कार्यभार बढ़ता है, कार्यों और भूमिकाओं में जटिलता बढ़ती है, समस्याएं और चुनौतियां अधिक जटिल स्वरूप में जन्म लेती हैं। तो उनके निदान के लिए हमें नए तरीके के प्रयत्न भी करने होते। तो अब संघ सरकार ने मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल, चूंकि एम्स केवल मेडिकल हेल्थ के लिए नहीं है, एम्स मेडिकल एजुकेशन के लिए भी है, तो इससे मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ दोनों को प्रमोशन मिल रहा है। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों को प्रमोशन मिल रहा है। तो जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, वो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट अब डिसेंट्रलाइज किए जा रहे हैं और हर स्टेट में और किसी किसी स्टेट में एक से अधिक जिलों में बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बेहतर सर्विसेज मिल सके। तो कंकरेंट लिस्ट का होने का एक फायदा ये रहा। तो इस तरीके से समवर्ती सूची में अगर किसी विषय को शामिल किया जाता है, तो समवर्ती सूची में शामिल करने से राज्यों के अपने अलग अलग मेडिकल कॉलेज तो हैं ही, प्रत्येक राज्य में राज्यों के नियंत्रण वाले अपने मेडिकल कॉलेज तो हैं ही, लेकिन समवर्ती सूची का विषय होने से संघ सरकार भी इस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के साथ हेल्थ को प्रमोट कर रही है, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति को गति दी जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए,
तो हम हेल्थ सेक्टर को और प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कोविड-19 के इस पैंडेमिक ने एक ओर तो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य के प्रबंधन की पोल खोली है, दूसरी ओर यह प्रदर्शित किया है कि हमारी सरकारें स्वतंत्रता के समय से ही पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थीं और आज भी हैं। ये दर्शाया है, ये प्रदर्शित किया है कि पॉलिसी पैरालिसिस दूर नहीं हो पाई। और तीसरी बात, कोविड-19 ने सबसे बड़ी आवश्यकता जो प्रदर्शित की है, वह सबसे बड़ी आवश्यकता यह जताई है, सबसे बड़ी आवश्यकता यह प्रकट की है कि इतने बड़े देश के लिए, भारत जैसे बड़े देश के लिए, हेल्थ सेक्टर के प्रबंधन के लिए संघ और राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। जहां संघ कमजोर पड़ता दिखे, राज्य आगे इनिशिएटिव ले ले, जहां राज्य कमजोर पड़ता दिखे, संघ इनिशिएटिव ले ले, दोनों मिलकर काम करें। संघ भी इनिशिएटिव ले, संघ भी डायरेक्शन दे, संघ भी दिशा निर्देश दे, संघ भी आदेश दे, राज्य न माने तो राज्यों पर कठोर कार्यवाही। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आयुष्मान भारत का अगर एग्जाम्पल लूं, आयुष्मान भारत की योजना को राज्यों में संघ ने घोषित किया, राज्यों ने लागू किया, कुछ राज्यों ने लागू नहीं किया, मैंने भी एग्जाम्पल दिया। क्यों? क्योंकि हेल्थ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, अगर यही हेल्थ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होता या कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता तो संघ सरकार के पास ये अवसर होता कि वह राज्य को आदेश देती कि इस योजना को अपने यहां लागू करो, आर्टिकल 256 के अंतर्गत, अनुच्छेद 256 के, तब संघ सरकार को अधिकार मिल जाता कि आर्टिकल 256 के अंतर्गत आदेश दे सके राज्यों को कि इसको लागू करो। ये जरूरी है, लागू करना जरूरी है। और अगर स्टेट लागू न करें तो आर्टिकल 365 कहता है कि अगर 256 के तहत संघ ने कोई भी आदेश राज्यों को दिया है और राज्य नहीं मानते हैं तो संघ सरकार इसका यह निष्कर्ष निकाल ले कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो आर्टिकल 356 इम्पोज किया जा सकता है, आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकहित की वो चीजें, लोकहित के वे विषय, लोकहित के वे निर्णय जो राज्य सरकारें राजनीतिक विद्वेषवश लागू नहीं कर रही हैं, उन्हें संघ सरकार दबाव बना करके लागू करवा सकती। आज भारत में इस दबाव की आवश्यकता है। अगर राज्य स्वास्थ्य संबंधी मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं तो केंद्र निगरानी नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, निगरानी की जरूरत, निगरानी की आवश्यकता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बात की यहाँ चर्चा करेंगे कि अगर समवर्ती सूची में हम स्वास्थ्य को शामिल करते हैं तो समवर्ती सूची में स्वास्थ्य को शामिल करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या नए परिणाम मिलेंगे, इसका महत्व क्या होगा, या यूं समझें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इस बात का समर्थन किया जा रहा है, क्यों इसके पक्ष में बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर इसको पहले पक्ष की चर्चा करते हैं, फिर विपक्ष वाली चर्चा करेंगे, दोनों, क्योंकि एग्जाम में दोनों के लिए लिखने के लिए आ सकता है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए आ सकता है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। पहले पक्ष में तर्क लिख लेते हैं, पक्ष में तर्क समझ लेते हैं कि किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है। आप इसको कॉपी में अपने नोट भी कर लीजिएगा, पॉइंट भी बना लीजिएगा, जिससे कि अगर लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो आप लिख भी सकते हैं। कभी आपको लगता है कि आपने इसको फ्रेम किया आंसर रूप में और आप आंसर रूप में फ्रेम करके चेक भी कराना चाहते हैं कि हमने ठीक लिखा या नहीं लिखा, ये भी आप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बात के लिए। मैं इस बात को देख लूँगा कि आपने जो कुछ लिखा, जो कुछ अभिव्यक्ति दी, सही दी या नहीं। तो चर्चा शुरू करते हैं, पक्ष में तर्क की चर्चा शुरू करते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी संघ सरकार के द्वारा डिक्लेयर की है। संघ सरकार उसमें अपने नेशनल एजेंडा को शामिल, उस नेशनल एजेंडा में अलग अलग टारगेट बनाए जाते हैं कि अलग अलग बीमारियों के समाधान के लिए क्या किया जाना है, बेटर हेल्थ के लिए क्या किया जाना है, प्रिवेंशन क्या होगा, क्योर क्या होगा, क्योर की दिशा में क्या कदम उठाना है, प्रिवेंशन की दिशा में क्या कदम, दोनों के संदर्भ में
नेशनल हेल्थ पॉलिसी में डिक्लेरेशन होता है। अगर यह समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए, हम लोग संघ सूची की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ऐसी बात है तो संघ की बात क्यों नहीं कर ले रहे हैं, समवर्ती की बात बार बार क्यों कर रहे हैं। हम संघ की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कहेंगे कि स्वास्थ्य को संघ सूची के विषय में शामिल कर दिया जाए तो राज्य की भागीदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ संघ के हाथों में चला जाएगा, राज्य के हाथों से कंट्रोल बिल्कुल निकल जाएगा। ये भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्वास्थ्य संबंधी अनेक मुद्दे बड़े स्थानीय मुद्दे होते हैं और ऐसे स्थानीय मुद्दों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी राज्य को भी मिलनी चाहिए। तो ऐसी दशा में राज्य को भी अधिकार होना चाहिए स्वास्थ्य मामलों के प्रबंध करने का। संघ सूची में शामिल करने से राज्य के हाथ से ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी संघ पर आ जाएगी और यह उचित नहीं। इसलिए संघ सूची की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, जिससे संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करें, संघवाद की भावना, फेडरलिज्म के आधार पर काम करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पैटर्न पर काम करें। इसलिए हम लोग समवर्ती सूची की बात, तो ये बात समझ में आई होगी कि संघ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, समवर्ती सूची की बात क्यों कर रहे हैं बार बार। तो अगर हम समवर्ती सूची में शामिल कर देते हैं तो संघ के द्वारा जो राज्यों को दिशा निर्देश दिए जाने हैं उन निर्देशों में प्रभावशीलता आएगी। निर्देश, मार्गदर्शन, आदेश, इन सब में प्रभावशीलता आएगी। उसका नतीजा ये होगा कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका परिणाम ये होगा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा, बेहतर तरीके से कार्यान्वयन होगा। और चूंकि कार्यान्वयन बिना रेगुलेशन के, बिना कंट्रोल के बेकार होता है, अगर कोई काम हो रहा है और उस काम में रेगुलेशन ना हो, कंट्रोल ना हो, तो वह काम व्यर्थ है, उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में यह देखा जाए कि कहाँ पर बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं को दूर किया जाए, कहाँ चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके समाधान के लिए प्रयत्न किया जाए, कहाँ संसाधनों की कमी हो रही है, उसको दूर करने के लिए अवसर तलाशे जाएं और बाधाओं का निराकरण करते हुए कार्यान्वयन को सहज बनाया जाए, सुगम बनाया जाए। यह तभी हो सकता है जब कार्यान्वयन पर बेहतर मॉनिटरिंग, बेहतर निगरानी हो। और अगर समवर्ती सूची में यह विषय शामिल हो जाएगा तो राज्य में हेल्थ सेक्टर के इम्प्लीमेंटेशन पर, पॉलिसीज और डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन पर संघ सरकार की मॉनिटरिंग, संघ सरकार का रेगुलेशन, संघ सरकार का कंट्रोल स्थापित हो सकेगा। साथ ही साथ जो संघ के कानून है और राज्यों के कानून, उन संघ और राज्यों के कानूनों में बेहतर तालमेल भी लाया जा सकता है, बेहतर सामंजस्य भी स्थापित किया जा सकता है और उन कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। अगर सामंजस्य होगा तो कार्यान्वयन भी होगा। तो कानूनों के बीच, संघ और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो स्टेट के माध्यम से संघ हेल्थ के संबंध में जो नेशनल एजेंडा तय किया जाता है, उस नेशनल एजेंडे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज़्यादा डायनामिक हो सकेगा, ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा बेहतर परिणामों की अपेक्षा की जा सकेगी। पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब समझते हैं आप? यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब है सार्वभौमिक रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं, यानी एक यूनिवर्सल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना है हमारे देश में। एक यूनिवर्सल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना जहां सबसे अच्छे मानकों वाली सैनिटेशन हो, साफ सफाई हो, जहां सबसे अच्छे मानकों वाला प्रिवेंशन हो, बचाव हो, बीमारियों से बचाव हो जिससे कम बीमारियां उत्पन्न हो, जहां स्टैंडर्ड और क्वालिटी वाइज क्योर अवेलेबल हो, अर्थात अगर बीमारियां आती हैं तो मानकों पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाली नैदानिक सुविधाएं यानी निदान वाली सुविधाएं उपलब्ध। तो एक ऐसा यूनिवर्सल हेल्थ
केयर इकोसिस्टम बनाना है पूरे देश में। यूनिवर्सल हेल्थ केयर इकोसिस्टम पूरे देश में बनाना है, इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में एक रूपता होगी। आज कुछ राज्यों में हेल्थ सेक्टर बहुत पुअर स्थिति में है, कुछ राज्यों में हेल्थ सेक्टर फिर भी बेहतर दशा में है। तो जो डिस्पैरिटी है वो डिस्पैरिटी दूर की जाएगी, पैरिटी लाने का प्रयास किया जाएगा, राज्यों के बीच एक समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज को लेकर के हो, चाहे वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस को लेकर के हो, चाहे वह डॉक्टर्स की संख्या को लेकर हो या डॉक्टर्स की सेवा शर्तों को लेकर हो, तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है अगर कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो हेल्थ केयर में बहुत सारे मामलों को उपेक्षित कर देते। एक बड़ा पेचीदा सा पहलू और भी है, अभी आगे चर्चा करेंगे उस विषय पर। तो अभी हम लोग इसी स्टेट और नेशनल की बात करते हैं। अनेक विसंगतियां हैं बहुत सारी जो दूर की जा सकती हैं, विसंगतियों पर ध्यान दिया जा सकता है और विसंगतियों पर सम्मिलित कार्यवाही की जा सकती है, मिलजुल कर कार्यवाही की जा सकती है। राज्य भी कार्यवाही करेगा, संघ भी मदद करेगा और इस प्रकार की विसंगतियां दूर हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दवाओं की खरीद है। अब स्टेट दवाएं खरीदते हैं अपने अपने सरकारी डिस्पेंसरीज के लिए, सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए। हर स्टेट ने अपना अपना अलग अलग पैटर्न बना रखा है, अलग अलग मानक बना रखा है। उस पैटर्न और मानक के अनुरूप वो मेडिसिन की परचेज करते हैं। पहले ये डॉक्टर के हाथों में था, अब ज़्यादातर स्टेट ने चीज़ें बदली हैं और वो आईएएस अधिकारियों के हाथों में कर दी। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक कारपोरेशन बना दिया गया और उस कारपोरेशन को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वे तय करें कि किस तरीके से मेडिकल के इक्विपमेंट्स, जो उपकरण होते हैं, छोटे छोटे उपकरण जैसे सिरिंज है, हाँ, ब्लड चढ़ाने के लिए या ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, इन सब के लिए जो उपकरण आते हैं, या जैसे अभी ऑक्सीमीटर खरीदना है, हॉस्पिटल के लिए थर्मामीटर खरीदने, जितने भी उपकरण हैं, सारे उपकरणों के लिए और सारे ड्रग्स के लिए, सारे मेडिसिन के लिए कारपोरेशन बना दिया गया और उस कारपोरेशन को जिम्मेदारी दे दी गई कि वो पूरे स्टेट के लिए परचेज करेगा। विश्वास मानिए, बेहद घटिया सिस्टम है। हालांकि सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं। वो घटिया सिस्टम इसलिए है क्योंकि पहली बात तो आईएएस अधिकारी बैठा है जिसे हेल्थ की कोई जानकारी ही नहीं है, और मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के आधार पर मैं ये प्रामाणिक तौर पर कह सकता हूँ, तथ्य के आधार पर कह सकता हूँ कि कारपोरेशन ने जो दवाएं खरीदी हैं बेहद घटिया क्वालिटी की। कारपोरेशन ने जो किट खरीदी है, जैसे मलेरिया जांच की किट खरीदी गई और मलेरिया जांच की किट खरीदी गई तो उसमें सबको मलेरिया आने लगा। अब ये हुआ कि अच्छा, प्रदेश में इतनी तेज मलेरिया फैल रहा है, तो पता चला किट ही खराब है। क्यों? क्योंकि कारपोरेशन के अधिकारी, ये आईएएस अधिकारी उस किट को, उस परचेज को इंपॉर्टेंस देते हैं जिसमें उनका ज्यादा कमीशन बनता है। बियॉन्ड द पेपर, पर्दे के पीछे, उसमें जिनका ज्यादा कमीशन बनता है वो उसी खरीद को वरीयता देते हैं। और कमीशन खोरी के इस खेल में सब शामिल है। नुकसान कौन उठाता है? इस देश की जनता, देश के नागरिक उठाते हैं। हालांकि ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो नुकसान क्यों उठाते हैं, वो ऐसे लोगों को क्यों चुनकर भेजते हैं जो ऐसे करप्ट सिस्टम को बनाते हैं और ऐसे करप्ट सिस्टम को चलाते हैं। तो ऐसी दशा में वो अलग विषय है नागरिकों वाली, मैं बता रहा हूं कि विसंगतियां अलग अलग है। अब अगर एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, सेंटर एक स्टैंडर्ड बना दे कि भाई देखो ये है टेस्टिंग किट का स्टैंडर्ड, और अगर इस स्टैंडर्ड पर कोई नहीं खरा उतरता तो कोई भी स्टेट परचेज नहीं करेगा, नहीं करेगा। स्टेट अपने नए स्टैंडर्ड डिक्लेयर करके और अपनी टेस्टिंग करके वो डिसीजन नहीं लेगा।
तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक सेंट्रल कंट्रोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट में इस प्रकार की लापरवाहियां बड़े पैमाने पर है, कमीशनखोरी बड़े पैमाने, नुकसान जनता उठाती। इंश्योरेंस ले लीजिए, अब इसको छोटी सी चर्चा को आप समझिएगा। मेडिकल सेक्टर में आपदा अवसर है डॉक्टरों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पूरे तन मन से सेवा करते हैं, लोगों की जान लगा करके लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, धरती के भगवान हैं। कि आपदा विपत्ति आती है, जब हमारी जान जाने लगती है, तो वही लाइफ सेविंग, हमारे लिए लाइफ सेविंग का काम करते हैं। लेकिन सारे ऐसे हैं भी नहीं। यही कारण है कि हॉस्पिटल्स में जब मरीज जाता है तो वह उनके लिए कमाई का जरिया बन जाता है। बड़े आदमियों के लिए तो ठीक है, जो हायर क्लास है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हायर क्लास के पास कॉमर्शियल इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, अपोलो म्यूनिक है, और ना न जाने क्या है, HDFC एर्गो है, स्टार है, बहुत सारे हैं। उन्होंने हेल्थ पॉलिसीज खरीद ली, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, लाखों का बिल आता है, और वो सारा लाखों का बिल पे हो जाता है, क्योंकि हायर क्लास है, वो परचेज करने में सक्षम है, क्योंकि कमर्शियल हेल्थ पॉलिसीज बड़ी महंगी होती हैं, बहुत महंगी होती है। दूसरी ओर एक पुअर क्लास है हमारा, जिसके पास इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। कोई भी बीमारी आती थी तो मकान बेचना पड़ता था, खेत बेचना पड़ता था। गुड़गांव के मेदांता में अ, डेंगू से एक बच्चा पीड़ित हुआ, मध्य प्रदेश का था, और ला करके एडमिट कर दिया गया। डेली 1-2 लाख रुपए वो जमा करवा लेते हैं अकाउंट में, 2 लाख रुपए जमा करो तभी बच्चे को दवा मिलेगी, वरना दवा नहीं मिलेगी, ले जाओ अपना बच्चा यहाँ। अब गरीब आदमी, एक बच्चा परिवार में, बचाने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया, 16 लाख रुपए खर्च करवाए मेदांता ने, बच्चे को नहीं बचा सके। 4-5 दिनों में 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। सवाल उठता है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी लूट क्यों? लूट है ये, क्योंकि जिस सिरंज को बनाने की कीमत कुछ पैसे में आती है, कुछ पैसे में आती है, उस सिरंज को 2 रुपए 4 रुपए से लेकर के 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 रुपए में बेचा जाता है। तो कुछ पैसे की सिरिंज 500 रुपए में बिकती है मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, उसको यही चार्ज किया जाता है, 250 रुपए, 500 रुपए। कितना गुना कमा रहे हैं आप जोड़ लीजिएगा, मेरे तो कैलकुलेशन के बाहर है, मेरी तो समझ के बाहर है। अब हालांकि वो मामला प्रकाश में आया, मीडिया में गया, लेकिन सब मेडिकल माफिया हैं, तो मेडिकल माफिया होने के नाते अ, परिवार ने मीडिया के पहल पर FIR लिखा दी थी वेदांता के खिलाफ। लेकिन मेडिकल माफियाओं का अपना अलग ग्रुप है, सरकारों का भी उनके साथ भ्रष्ट नेक्सस है, राजनेताओं के साथ भी भ्रष्ट नेक्सस है, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस गरीब परिवार पर दबाव पड़ा, और उस गरीब परिवार ने मुकदमा वापस ले लिया, और समझौता ये कराया गया कि भाई 16 लाख रुपए अपने वापस ले लो, जिससे जो मकान और खेत बेचा है वो खरीद लो। ठीक है, चलो खरीद लेगा, लेकिन क्या ये प्रैक्टिसेस ठीक है? नहीं है। तो चलिए ठीक है, सरकार ने एक कोशिश की, और सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना शुरू कर दी, और उस आयुष्मान भारत के तहत अब 5 लाख का बीमा मिल गया। निजी हॉस्पिटल्स में मान लीजिए ज़्यादा बिल बनता है, तो सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए की चिकित्सा काफ़ी बड़ी चिकित्सा है, और कैसी भी हेल्थ चैलेंजेस हों, सब इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। लेकिन अब मिडिल क्लास का क्या होगा? मिडिल क्लास का क्या होगा, जो ना तो हायर क्लास की तरीके से महंगी कमर्शियल इंश्योरेंस परचेज कर सकता है, और ना ही वह पुअर क्लास में आता है और आयुष्मान में आता है। वो आयुष्मान के भी बाहर है, और कमर्शियल इंश्योरेंस के भी बाहर है, क्योंकि वो कमर्शियल इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकता। कौन लेगा इस पर निर्णय? हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है,
संघ सरकार कहती है राज्य ले। क्योंकि इलेक्शन में एजेंडा तो बनेगा नहीं, इसलिए वोट तो मिलना नहीं है। वोट मिलना नहीं है तो संघ सरकार भी और राज्य सरकारें भी इस पर पहल नहीं करती, इनिशिएटिव नहीं लेती। गरीब आदमी, गरीब का झुंझुना दिखा करके वोट मांगे जाते हैं, इसलिए गरीब आदमी के लिए तो योजना शुरू, लेकिन अब मिडिल क्लास को झुंझुना दिखा करके वोट नहीं मांगा जाता, क्योंकि इसका वोट एक मुश्त कहीं पड़ता भी नहीं है, इसके अपने अलग अलग समीकरण है, तो ये किसी वोट बैंक के खाते में नहीं आता। इसलिए ये यहाँ पर हेल्थ के इस बड़े विषय से, हेल्थ के इस बड़े मुद्दे से ये उपेक्षित है, उपेक्षित। ये विसंगतियां हैं। अगर इन अगर हेल्थ को हम एक जगह से रेगुलेट करना शुरू कर दें, एक जगह से नियंत्रित करना शुरू कर दें, तो ये मुद्दा स्टेट भी उठाएंगे भाई, इनके लिए काम किया जाए। क्योंकि ऐसी दशा में फिर वोट बैंक की राजनीति कम हो जाएगी और मुद्दे पर बातचीत ज्यादा होने लगेगी, मुद्दे उठने लगेंगे। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारे ऐसे समाधान है जहां संघ राज्यों पर दायित्व छोड़ देता है, राज्य संघ पर दायित्व छोड़ देते हैं। संघ सोचता है राज्य करें, क्योंकि हेल्थ राज्य सूची का विषय है। राज्य सोचता है हमारे पास पैसा कम है, हम क्यों करें, हम तो वो करेंगे जिससे हमको वोट मिलेगा। नतीजा है ऐसे बहुत सारे उपेक्षित मुद्दे हैं जो हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत आवश्यक हैं और इन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता। अगली बात, सहकारी संघवाद को प्रमोशन मिलेगा। जो कंकरेंट लिस्ट है वो संघवाद को मजबूत बनाती, समवर्ती सूची संघवाद को मजबूत बनाती, क्योंकि समवर्ती सूची इस प्रकार का अवसर देती है कि संघ और राज्य मिलकर काम करें। जरूरी नहीं मिलकर काम करें, विवाद भी होता है, मतभेद भी होते हैं, और जग जाहिर है, प्रकट है, आप जानते हैं कुछ राज्य और संघ सरकार के बीच तो हमेशा तनातनी रहती है। उदाहरण इस समय पश्चिम बंगाल और भारत सरकार का है ही आपके सामने। लेकिन समवर्ती सूची इस बात का अवसर देती है कि संघवाद की भावना को मजबूत किया जाए, और अगर संघ और राज्य सरकारें मिलजुल कर काम करने लगे, कोऑपरेशन हो, कोलैबोरेशन हो, तो ऐसी दशा में यह सहकारी संघवाद को मजबूत बनाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत बनाता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत बनाने के लिए, सहकारी संघवाद को मजबूती देने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। अब आप कहेंगे कि भाई संघ के पास तो बहुत सारी संस्थाएं हैं ही, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, आईसीएमआर है, आईएमए है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है और एसोसिएशन है, एजेंसीज हैं संघ सरकार के पास, जिसके माध्यम से संघ सरकार कार्यवाही करती है, या निगरानी भी करती है, या कंट्रोल भी करती है। कैसे करती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि नहीं कर पा रही है। अगर कंकरेंट लिस्ट का विषय होगा तब बेहतर कर पाएगी, तब बेहतर कर पाएगी। जैसे उदाहरण लें आप, आईसीएमआर जानते हैं ना, खूब चर्चा में है आजकल, कोविड ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, लिख देता हूं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ज्यादातर जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 की पहल से निपटने के लिए, वो आईसीएमआर समय समय पर जारी करता है और उसके आधार पर कार्यवाही। अब देखें आप यहाँ पर, इसका हेड कौन है? आईसीएमआर का हेड है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो संघ सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है, वो इसका मिनिस्टर है, वो इसका हेड है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि इस समय संघ सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद डॉक्टर हैं पेशे से, तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। और इसके जो अन्य मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स आदि होते हैं, जो मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स आदि होते हैं, अन्य लोग होते हैं। लेकिन क्या इस आईसीएमआर में राज्यों की कोई भागीदारी है? ये आईसीएमआर पूरे देश के लिए, मेडिकल रिसर्चर्स के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए गाइडलाइंस जारी करती है।
इसी की गाइडलाइन पर ट्रीटमेंट चल रहा है, कोविड-19 का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन क्या इस आईसीएमआर में कंसल्टेशन के दौरान, मीटिंग के दौरान या इसके रिसर्चेज में स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन है, स्टेट का कोई रोल है? आंसर है नो, कैपिटल नो। राज्य की कोई भागीदारी नहीं, राज्य का कोई रोल नहीं है इसमें आईसीएमआर। क्या आपको नहीं लगता कि राज्य का रोल होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए, राज्य की भूमिका अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस बहुत दिनों तक चला, हालांकि मैंने उसके पीछे कारण बता दिया। आप सब कुछ पता था, कब आता है, क्यों आता है, कैसे हटेगा, सब कुछ पता था, फिर भी रहता था। क्यों? कमीशन, कारण है कमीशन, क्योंकि समस्या दूर हो गई। तो फंड, केंद्र जो है बजट नहीं देगा, संघ बजट नहीं देगा, संघ बजट नहीं देगा तो नेताओं का और आईएएस अधिकारियों का कमीशन मारा जाएगा। कमीशन खोरी के चक्कर में समस्याएं बनी रही। ये गलत तथ्य नहीं है। करप्शन चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ऐसी दशा में, और इसके पीछे साक्ष्य भी है कि जब उस इलाके का मुख्यमंत्री बना तो एक ही साल में जापानी इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया उस एरिया से, एक ही साल में। इसका मतलब सब कुछ जानते थे, हम खत्म कर सकते थे। तो राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। राज्यों की भागीदारी होने से स्टेट स्पेसिफिक योजनाएं बनेंगी, पहली बात। स्टेट स्पेसिफिक कंसर्न को भी शामिल किया जा सकेगा और नेशनल एजेंडा के प्रति राज्यों की सहमति बनाई जा सकेगी। अगर नेशनल एजेंडा बनाते समय या कोई भी मेडिकल रिसर्च का नेशनल एजेंडा तय करते समय स्टेट का कोई अपोजिशन है तो स्टेट अपना सबमिशन दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। स्टेट अपनी बात कह सकते हैं तो वहीं पर वो दूर कर दिया जाएगा बातचीत के जरिए और एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। तो क्रियान्वयन भी अच्छा होगा और स्टेट की भागीदारी भी बढ़ेगी और स्टेट स्पेसिफिक समस्याओं को भी फोकस किया जा सके। इसलिए ऐसी केंद्रीय संस्थाओं में स्टेट की भागीदारी होनी चाहिए और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि यह कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट ना बन जाए, क्योंकि सेंटर चाहेगा नहीं तब तक। तो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बनने से भागीदारी बढ़ जाती है और ये मॉडल दूसरे देशों में अपनाया गया है। ये मॉडल दूसरे देशों में अपनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको इसका, कनाडा का। कनाडा में ऐसे ही जो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है वो कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च है। जैसे हमारे यहाँ आईसीएमआर है, वैसे ही कनाडा में सीआईएचआर है। जैसे हमारे यहाँ आईसीएमआर है वैसे उनके यहाँ सीआईएचआर है। लेकिन उनका सीआईएचआर हमारे आईसीएमआर से बिल्कुल अलग है स्ट्रक्चर में और काम करने, क्योंकि वो राज्यों की भागीदारी से काम करता है। वहां राज्यों की पार्टनरशिप से ये काम करता है। राज्यों की यानी प्रांतों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है इस संस्था की गतिविधियों में, इस संस्था की भूमिका। और यह भागीदारी परामर्श में भी है कि जब कोई विषय पर डिस्कशन किया जाता है तो राज्यों से भी परामर्श लिया जाता है, और केवल परामर्श में ही नहीं है, सहयोग में भी है, कंसल्टेशन में भी है, कोलैबोरेशन में भी है। दोनों स्तर पर भागीदारी है राज्यों की कनाडा में रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरी ओर इसका फायदा यह है कि जो इस यह मॉडल इस बात पर काम, इस सिद्धांत पर काम करता है कि प्रत्येक स्टेट के लिए, प्रत्येक प्रोविंस के लिए जो हेल्थ रिसर्च है वो यूनिक होना चाहिए। हेल्थ रिसर्च
health research must be unique for each province। ये इस सिद्धांत पर काम करते कि हर स्टेट के हेल्थ रिसर्च यूनिक होने चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी नीड अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, चैलेंजेस अलग है, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट अलग है। तो हर स्टेट के लिए यूनिक रिसर्च होनी चाहिए, और यह यूनिक रिसर्च केंद्र की मदद से होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा बजट है, केंद्र के पास ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, केंद्र के पास ज़्यादा दक्षता है, और केंद्र ज़्यादा विदेशी दक्षता का उपयोग राज्यों की तुलना में कर सकता है। इसलिए जब इस प्रकार की रिसर्चेस केंद्र के द्वारा यानी संघ सरकार के द्वारा की जा रही हैं, तो संघ सरकार की इस भूमिका में राज्यों की भूमिका, राज्यों का सहयोग, राज्यों का परामर्श भी शामिल होना चाहिए, और स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को भी फोकस किया जाना चाहिए। तो अगर भारत में ऐसा किया जाता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी। दूसरे देश इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जहां हेल्थ सर्विसेज बेहतर तरीके से राज्यों में भी बनाई और चलाई गई। तो दूसरे देश जिस तरीके का मॉडल अपना रहे हैं, हम भी इस दिशा में काम करके और बेहतर कदम उठा सकते हैं। दूसरी बात, यह निर्णय लिया गया है कि 2025 तक जो हेल्थ सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, जो हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग है, खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा हेल्थ सेक्टर का एक्सपेंडिचर बहुत कम है, जीडीपी के 1% से भी कम है, जीडीपी के 1% से भी कम है। इस एक्सपेंडिचर को 2.5% ऑफ जीडीपी बढ़ाकर करने का लक्ष्य रखा गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2025 तक, 2025 तक। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अब भी ये कम है। भारत जैसे बड़े देश के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए जीडीपी के 2.5% का एक्सपेंडिचर अब भी कम है। ये अमाउंट ज़्यादा, कम से कम 4% हो, कम से कम 4% होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ 0.95% चल रहा है, बेहद कम है। 1% से भी बिलो 1% चल रहा है, बिलो 1% चल रहा है। तो ऐसी दशा में 2.5% का गोल अचीव कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 4% तो सपने की बात है हमारे लिए आज, तो छोड़िए, वो उसको जाने देते हैं जो होना चाहिए। लेकिन जो हमने टारगेट तय कर रखा है, संघ सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो टारगेट तय कर रखा है, क्या संघ सरकार अकेले अचीव कर सकती है? आंसर है नहीं, संघ सरकार अकेले अचीव नहीं कर सकती। इसे अचीव करने के लिए, इसे पाने के लिए स्टेट का सपोर्ट चाहिए, और स्टेट तो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीदी की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, चलिए मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, केरल में वामपंथ की सरकार है, और संघ में बीजेपी की सरकार है। सपोर्ट तो नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। तो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो स्टेट कैसे अचीव, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये टारगेट कैसे अचीव होगा? अचीव होगा जब केंद्र को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि स्टेट के साथ मिलकर काम करें, संघ को, केंद्र को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि वह अपने डायरेक्शन में, अपनी निगरानी में इन चीजों को करवाए, और संघ को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि अगर स्टेट न माने तो स्टेट के ऊपर एक्शन लेने का राइट भी संघ को मिल जाए, संघ को अधिकार मिल जाए। तब तो स्टेट को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो सहर्ष करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दबाव बना के करवाया जाएगा, लेकिन तब तो करना ही होगा। तो ऐसी दशा में अगर हम इतना बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो आज 1% से कम है, बेहद कम है, बेहद खराब कंडीशन में है, उसके लिए हमें स्टेट का सहयोग चाहिए। बाकी एक्सपेंडिचर में करप्शन का भी मुद्दा है, वो हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, वरना तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा।
जैसे NRHM वगैरह के में जो पैसा आता है, जो बजट आता है जिले में, छोटे छोटे जिले में 80-80, 90-90 लाख का बजट आता है, और उसमें 50% का बजट प्रचार में होता है कि अगर मान लीजिए 90 लाख का बजट आया तो 45 लाख आपको प्रचार करना है गांव में NRHM के तहत। आप मुझे अनुभव करके बताइए, आप भी किसी न किसी गांव से लिंक रखते होंगे, क्या किसी गांव में 40-45 लाख रुपए प्रचार के लिए आपको खर्च होता हुआ दिखा कभी किसी आपके जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में? छोटे जिलों की मैं बात कर रहा हूँ कि 80-90 लाख रुपए का बजट आ जाता है NRHM। नहीं, कहाँ जाता है सारा? बताने की आवश्यकता नहीं। करप्शन एक बेहद गंभीर मुद्दा है, वो एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, इसलिए चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो केवल कंकरेंट लिस्ट में शामिल करने वाला विषय है, इसलिए आपके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर एक मुद्दा तो ये भी है कि करप्शन भी है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, करप्शन है, लेकिन उसको हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, करप्शन को फिर कभी कवर करेंगे इसी समय। अगली बात, बहुत सारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश में हेल्थ केयर सेक्टर में, बहुत सारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, देशी पद्धतियां हैं चिकित्सा की, स्थानीय पद्धतियां हैं चिकित्सा की। आज का सिस्टम उसे प्रमोट नहीं करता। अभी मैं राजस्थान का एक वीडियो देख रहा था, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी टू CM है शायद, और उनको सपत्नीक कोविड-19 से वो ग्रसित हो गए, उनको कोरोना हो गया, और उन्होंने बिना एलोपैथी चिकित्सा, बिना एलोपैथी की एक टैबलेट खाए हुए, इवन पैरास्टामॉल भी नहीं लिया उन्होंने फीवर में, 102 103 फीवर में पैरास्टामॉल भी नहीं लिया, बिना एलोपैथिक की कोई मेडिसिन लिए हुए उन्होंने अपने आप को कोविड-19 से उबार लिया। उन्होंने यह बात जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और सेक्रेटरी टू CM, इन सब की जब मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन, तो उस मीटिंग में उन्होंने ये बात प्रकट की और सबने जानना चाहा कि भाई आपने कैसे अपने आप को क्या किया, तो उन्होंने उन बातों को शेयर की कि हमने कैसे रिकवर किया बिना एक एक एलोपैथिक की टैबलेट खाए हुए, बिना एक एलोपैथिक की टैबलेट खाए। मैंने भी देखा है जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 82 तक पहुंच गया, 82 तक पहुंच गया, ऐसे एफिशिएंट डॉक्टर हैं, ऐसे एफिशिएंट डॉक्टर हैं कि उन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट दिए हुए, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट दिए हुए ऑक्सीजन लेवल को 2 से 3 दिनों में 95-96 पहुंचा दिया। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, मैं ऐसे योग्य डॉक्टर को भी जानता हूं, और ये घटनाक्रम मेरे बहुत करीब से घटा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना इस आधुनिक तामझाम के, जबकि वो खुद पेशेवर डॉक्टर हैं और सरकारी डॉक्टर, पोस्टेड है, सरकार में पोस्टेड सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गाइडेंस कर करके और इस तरीके से रिकवरी करा दी, और एक नहीं, एक से अधिक पेशेंट की, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत वैसे भी थी। तो जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, जो देशी प्रैक्टिसेस हैं, उनमें आप प्राकृतिक चिकित्सा कह लीजिए, आयुर्वेद कह लीजिए, ये सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी भी है, ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सब प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना पड़ेगा। हालांकि होम्योपैथी हमारी चिकित्सा पद्धति नहीं है, जर्मन चिकित्सा पद्धति है, लेकिन भारत के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत सूटेबल है। और एक समय में तो दिल्ली सरकार दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके प्रचार भी करती थी कि अगर आपको ये बीमारियां हैं तो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, एलोपैथी के पास ना जाएं। तो होम्योपैथी को प्रमोट भी किया जाता था, लेकिन वो जमाना पुराना था। अब दिल्ली की सरकार ये सब नहीं करती, अब दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद टीवी पर आता है और अपना प्रचार करता है, कोई इन बातों का प्रचार नहीं करता। लेकिन एक वक्त था जब दिल्ली में इन बातों का प्रचार किया जाता था कि अगर आपको ये समस्याएं हैं तो इन समस्याओं के लिए आप किस डॉक्टर के पास जाएं, और ये डिस्पेंसरी यहाँ पर है, मेट्रो से आप उतर रहे हैं तो आपको बड़ी बड़ी होल्डिंग दिख जाएगी, तो क्रॉसिंग्स पर, चौराहों पर आपको बड़ी बड़ी होल्डिंग्स दिख जाएंगी। तो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, इस तरीके की अल्टरनेटिव जो
प्रैक्टिस यानी एलोपैथ की जो अल्टरनेट है, एलोपैथ की जो अल्टरनेट है उनको प्रमोट करना हो। अकेले एलोपैथी के जरिए, अकेले एलोपैथी के जरिए इतने बड़े देश में ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और इसलिए भी नहीं करना चाहिए, इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे मामलों में एलोपैथी का ट्रीटमेंट आपके लिए हार्मफुल है, नई बीमारी पैदा करके और आपकी पुरानी बीमारी को ठीक करता है, यह स्वयं सिद्ध है। जबकि जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो यूनानी हो, उनमें इस प्रकार की कमी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। एक बीमारी को ठीक करके वो नई बीमारी नहीं देती। तो क्यों ना ऐसी पद्धतियों को हम प्रमोट करें। लेकिन स्टेट्स ऐसी पद्धतियों को प्रमोट कम करते हैं, न के बराबर करते हैं। अगर इस कोविड मैनेजमेंट में आयुष के डॉक्टर्स को भी बराबर का रोल प्ले करने का अवसर दिया जाता तो वे बेहतर भूमिका निभा कर दिखाते। लेकिन नहीं, सारा का सारा दारोमदार केवल और केवल एलोपैथिक डॉक्टरों के ऊपर फोकस करके रख दिया गया। और एलोपैथिक डॉक्टर चाहते भी यही है कि हमारा जो एक महिमा मंडन बना हुआ है वो कम ना होने पावे, डाउन ना होने पावे। सब समझें कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं। यही एक पैथी है जो श्रेष्ठ है, बाकी कोई पैथी श्रेष्ठ नहीं। ये एक जो भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर करना होगा। पहले से ही हमें आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति, सर्जरी विदेशों ने नहीं सीखी, सर्जरी विदेशों में नहीं पैदा हुई, सर्जरी भारत में जन्मी है, शल्य चिकित्सा भारत में जन्मी है, प्लास्टिक सर्जरी भारत में जन्मी है, हमने विश्व को सिखाया है। और आज हम उसी पद्धति से मुख मोड़ करके और ऐसी पद्धति पर, केवल एक पद्धति पर सारा दारोमदार डाले हुए, आरोपित किए हुए, कैसे हो सकता है। तो इसको खत्म करने की जरूरत। जो हमारी अन्य पद्धतियां हैं, भारत सरकार ने तो आयुष मंत्रालय भी बना दिया है, सब कुछ कर दिया, लेकिन सब ऑन पेपर है। आयुष में काम करने वाले डायरेक्टर, आयुष में काम करने वाले अधिकारी आयुष के बजाय एलोपैथी पर विश्वास करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत निजी अनुभव बता रहा हूं। ऐसे अधिकारियों के भरोसे आप आयुष को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे। तो एटीट्यूडनल टेस्ट लीजिए पहले। आप जिन अधिकारियों को जिन विभागों में तैनात कर रहे हैं उनका एटीट्यूडनल टेस्ट लीजिए। अगर एटीट्यूडनल टेस्ट में वो पास होते हैं तो तैनात कीजिए, वरना फेल कीजिए, उन्हें दूसरे विभागों में बैठाइए। तभी जाकर के इस प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उद्धार होगा। हालांकि आयुष को कैसे प्रमोट किया जाए वो एक अलग विषय है, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा इस बात पर करेंगे केवल कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर भूमिका निभाएंगे, तभी इस तरीके की प्रैक्टिसेस को प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि अगर केंद्र बजट दे रहा है, संघ सरकार बजट दे रही है, संघ सरकार राज्यों को निर्देश दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें भी ऐसी हैं जो इनको प्रमोट करने के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जो इनको प्रोत्साहित करने के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। ऐसी दशा में अगर समवर्ती सूची का विषय होगा तो राज्य सरकारों की इस अगंभीरता का निदान ढूंढा जा सकता है, राज्य सरकारों को गंभीर बनाया जा सकता है। तो जबकि इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, स्टेट को खुद आगे आना चाहिए, स्टेट को खुद आगे आकर काम करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा, निस्कानेन कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अपनी बुक्स में लिखा है कि राजनीति लोकहित का केवल दिखावा करती है, वह कार्य कुर्सी के लिए करती है। अपवाद हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं, लेकिन निस्कानेन की ये जो प्रैक्टिस है, निस्कानेन का ये जो थॉट है, वो यूनिवर्सली ट्रू है, सार्वभौमिक रूप से सच सत्य है। कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस वाला जो टॉपिक है, प्रमोट तभी होगा जब संघ और राज्य दोनों परस्पर सहयोग करें, देशी पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये हम लोगों ने चर्चा पक्ष में कम कि क्यों हम समर्थन कर रहे हैं कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया। अब आते हैं, हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि क्यों हेल्थ को
हमने ये चर्चा की कि हेल्थ हेल्थ को कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाए, सॉरी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाए, ये चर्चा की हमने, इसके पक्ष में चर्चा की, क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट तो है ही। अब हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट रहने दिया जाए और चेंजेस न लाए जाए, चेंजेस न लाए जाए, यानी विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, चेंजेस न लाए जाए, अर्थात जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी राजनीति इसमें बड़ी सुखद अनुभूति करती है। स्टेटस को मेंटेन करने में उससे बड़ा सुखद अनुभव होता है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, उसमें कोई चेंज न लाया जाए। और यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश की राजनीति को, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन करने चाहिए थे, लेकिन नहीं किया गया। मैं उन मुद्दों की ओर नहीं जाना चाहता, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस कानून 1861 का मैकाले वाला पुलिस कानून, कोई उपयोगिता नहीं, कोई प्रासंगिकता नहीं, कोई महत्व नहीं, फिर भी चला आ रहा है। लापरवाही सरकारों की, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एजुकेशन पुरानी बोतल में नई शराब, कहावत है ना, बस ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम है। हर सरकार आती है, नई एजुकेशन नीति बना करके अपनी पीठ थपथपाती है। हालांकि बड़े लंबे समय के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, सरकार ने खूब पीठ थपथपाई है, ठीक है, कुछ बातें अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो इंडिजिनस मॉडल होना चाहिए एजुकेशन का वो तो गायब है उसमें से, देशीपन तो गायब है, इंडिजिनस खुशबू तो है ही नहीं उसमें। तो ऐसी दशा में वैल्यूलेस एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी वैल्यू पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, एथिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। क्या करेंगे ऐसे एजुकेशन का? नौकरी देकर के क्या करेंगे? ऐसे ही आपदा के असुर पैदा करेंगे, पढ़ा पढ़ा करके ऐसे ही आपदा के असुर पैदा करेंगे। जो 1700 का रेमडेसिविर 52,000 रुपए में बेचेंगे, जो कालाबाजारी शुरू कर देंगे ऑक्सीजन सिलेंडर की, जो ऑक्सीजन सिलेंडर पाते ही अपने घर में कैद कर लेंगे, ऐसे ही मंत्री और ऐसे ही आईएएस अधिकारी बनाएंगे। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मंत्री को बरी कर दिया, कहा उन्होंने अच्छा किया तुमने कालाबाजारी की। तो कैसा समाज बनाएंगे? वैल्यूलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो रिफॉर्म तो आजादी के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत थी इस देश में, हर सेक्टर में। सरकारों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकारें स्टेटस को बनाए रखने पर बल देती है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देने पर बल देती है। जब कहीं समस्या ज्यादा आ जाती है, घर्षण ज्यादा होने लगता है, फ्रिक्शन ज्यादा होने लगता है, आवाज ज्यादा उठने लगती है, समस्या ज्यादा उठने लगती है, तो रिफॉर्म कर दिया जाता है, जिससे आवाज बंद हो जाए। रिफॉर्म इसलिए नहीं किया जाता चीजें बदल जाए, रिफॉर्म इसलिए कर दिया जाता है फ्रिक्शन कम हो जाए, आवाज बंद। उम्मीद करते हैं कि रिफॉर्म की दिशा दशा बदलेगी, राजनीति के चिंतन का स्वरूप बदलेगा, और जिस नए भारत की कल्पना करते हैं वह वास्तव में नया बनेगा, क्योंकि नया बन नहीं रहा है। जो पुरातन चीजें हैं वो आज भी चली आ रही, क्योंकि राजनेताओं में चिंतन की वह दिशा और दशा ही नहीं है कि वो सुधार सकें। ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंट है, और ब्यूरोक्रेसी कॉकरोच फैक्टर पर काम करती है, वो राजनीति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, अपने ऊपर डिपेंडेंट करके काम करना चाहती है। एनीवे, विपक्ष में तर्क की बात करते हैं। स्टेटस को बना रहना चाहिए, यानी आज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है हेल्थ, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय बना रहे, यानी समवर्ती सूची का विषय न बनाया जाए। हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, राज्यों का ये आरोप है कि भारत फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में राज्य की सरकारें स्वायत्त होती हैं संघ से, और हेल्थ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्थ स्टेट वाइज यूनिक होगा, हेल्थ की प्रॉब्लम्स स्टेट वाइज यूनिक होंगी। तो ऐसी दशा में अगर हम इसे समवर्ती सूची का विषय बनाते हैं और संघ को
भूमिका निभाने का अवसर देते हैं तो यह राज्यों की स्वायत्तता के विरुद्ध होगा, क्योंकि इससे राज्यों की स्वायत्तता का हनन होगा, इससे राज्यों की स्वायत्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और न केवल यह राज्यों की स्वायत्तता का हनन करेगा, बल्कि यह संघीय ढांचे के विरुद्ध होगा। राज्यों की स्वायत्तता का हनन संघीय ढांचे के विरुद्ध होगा। हालांकि इस बात में बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय हैं, जैसे एजुकेशन भी समवर्ती सूची में है, लेकिन कहाँ पर केंद्र का ज्यादा हस्तक्षेप है? आप देखिए, राज्यों का अपना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में तो करप्ट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कहीं पास ना हो रहे हैं तो उस राज्य में चले जाइए, पास हो जाएंगे, ऐसे भी एजुकेशन सिस्टम है। तो हालांकि अब धीरे धीरे हर जगह सुधार आ रहा है। तो समवर्ती सूची में आने का मतलब ये नहीं है कि राज्यों की स्वायत्तता का हनन होगा, लेकिन राज्य यह आरोप लगाते हैं, राज्यों का ये मानना है, कुछ राजनीतिक दलों का ये मानना है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो यह राज्यों की स्वायत्तता का हनन होगा, जो संघीय ढांचे के विरुद्ध कार्य होगा। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है कि अगर समवर्ती सूची पे स्वास्थ्य को शामिल कर दिया गया तो संघ पर दबाव बढ़ेगा, कार्यभार बढ़ेगा। संघ के ऊपर पहले से ही कार्यभार बहुत अधिक है, राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व है, विदेश नीति का दायित्व है, राष्ट्र की सुरक्षा बहुत सेंसिटिव है, बड़ी संवेदनशील है, और ऐसी दशा में ऐसे विषय जो स्टेट मैनेज कर सकते हैं, अगर उन विषयों का दायित्व भी संघ को दे दिया जाएगा तो यह संघ के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार का सृजन करेगा। इसलिए यह प्रयत्न किया जाए कि संघ को ऐसे अतिरिक्त कार्यभार से बचाया जाए, ऐसे दायित्वों से बचाया जाए। इसलिए समर्थन नहीं किया जा रहा है कि इसे समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। तीसरी बात यह कहा जा रहा है कि संघ का राज्यों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए तो संघ और राज्य मिलकर काम, और संघ और राज्य मिलकर काम करेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आएगा, सहकारी संघवाद आएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और राज्य इस बात से सहमत नहीं है, वो तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो संघ राज्यों पर दबाव बना सकता है, संघ राज्यों को दिशा निर्देश दे सकता है, और इस तरीके से यह तो संघ तो राज्यों में हस्तक्षेप करेगा, संघ को राज्यों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा, जो राज्य कदापि नहीं चाहेंगे। भले उनके यहाँ विकास ना हो, लेकिन वे संघ का हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, इसलिए राज्य इसका विरोध कर। और राज्यों का यह कहना है कि अगर संघ हमारे मामले में हस्तक्षेप करेगा तो हमारा संघ के साथ टकराव बढ़ेगा, और अगर हमारा संघ के साथ टकराव बढ़ेगा तो जिस सहकारी संघवाद के लिए आप इसे लाना चाहते हैं, जो सहकारी संघवाद चल रहा है, वह भी कमजोर हो जाएगा, वह भी दूषित हो जाएगा। ये उनके अपने अलग इंटरप्रिटेशन है। तो इस कारण से वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इसे समवर्ती सूची में न शामिल किया जाए और इसे राज्य सूची में ही बने रहने। एक और बात जो राज्य आशंका जाहिर कर रहे हैं या राजनीतिक दल आशंका जाहिर कर रहे हैं, राज्यों का यह मानना है कि संघ के द्वारा राज्यों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। योजना आयोग के कार्यकाल में हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया है। 2015 तक योजना आयोग था हमारे देश में, जानते हैं आप। 2014 तक, दिसंबर 2014 तक, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया गया और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग एक राजनीतिक संस्था था, पूरे देश के लिए योजनाएं बनाता था विकास के लिए, और उन योजनाओं के लिए धनराशियों के बंटवारे की सिफारिश करता था। योजना आयोग की सिफारिश पर राज्यों को धनराशियां दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे।
यह अनुभव किया जाता था कि जिस दल की संघ में सरकार है, केंद्र में सरकार है, अगर राज्य में उसी दल की सरकार है तो उसे ज्यादा पैसा देने की सिफारिश की जाती थी योजना आयोग। और अगर विपरीत दल की सरकारें हैं किसी राज्य में तो योजना आयोग तुलनात्मक रूप में उसे कम पैसा देने की सिफारिश करता था। यानी योजना आयोग की सिफारिशों में राजनीतिक भेदभाव झलकता था, राजनीतिक भेदभाव दिखाई पड़ता। राज्यों का ये कहना है या कुछ राजनीतिक दलों का ये कहना है कि अगर संघ के हाथों में हेल्थ का कंट्रोल सौंपा गया तो इस प्रकार के राजनीतिक भेदभाव की पुनरावृत्ति हो सकती, जैसा कि योजना आयोग के टर्म में, योजना आयोग के कार्यकाल में अनुभव किया गया। इस प्रकार के राजनीतिक भेदभाव की पुनरावृत्ति हो सकती है। हालांकि ये सारी आशंकाएं निराधार हैं जो विपक्ष में उठाई जा रही हैं, जो राज्य सूची में बने रहने के पक्ष में उठाई जा रही हैं और समवर्ती सूची के विपक्ष में उठाई जा रही हैं। ये सारी आशंकाएं निराधार हैं क्योंकि समवर्ती सूची में और भी सारे विषय शामिल हैं और उनका तुलनात्मक ठीक प्रबंधन है, बेहतर प्रबंधन, बहुत अच्छा प्रबंधन तो हर विषय का मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे विषयों का प्रबंधन बहुत कमज़ोर है समवर्ती सूची में होने के बावजूद भी, क्योंकि विषयों का प्रबंधन इस बात पर निर्भर करता है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों मिल करके किस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। अगर वे अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेंगी तो विषयों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। अगर वे दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगी तो विषयों का अच्छा प्रबंधन नहीं हो सकता। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, लेकिन इसके बावजूद देश में जनसंख्या की वृद्धि पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह कहना गलत नहीं है, यह कहना किसी दुर्भावना के अधीन नहीं है कि धर्म के आधार पर जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है देश में। और ऐसी दशा में देश के लिए संघ सरकार के द्वारा एक जनसंख्या नीति का निर्माण न कर पाना और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम न उठा पाना, ये बेहद अत्यंत लापरवाही युक्त कदम है, अत्यंत असंवेदनशील कदम है। स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण संघ सरकार समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद भी बेहद खराब प्रबंधन के दौर से गुजरता रहा है, घटिया प्रबंधन किया जाता रहा। इसलिए राज्यों का यह कहना है कि ठीक है, ले जाओ समवर्ती सूची में, ले जाना चाहते हो, लेकिन क्या समवर्ती सूची में ले जाने मात्र से प्रबंधन बेहतर हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण इसका एक आदर्श उदाहरण है कि समवर्ती सूची के विषयों का भी घटिया प्रबंधन है, यह भी आरोप लगाया। तो स्वाभाविक सी बात है कि विषय किसी भी सूची में विषयों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, हमें कठोर इच्छा शक्ति की आवश्यकता, तभी उन विषयों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। अब निष्कर्ष क्या लिखना होगा, ये तो हमने आपको पक्ष विपक्ष में बता दिया। तो निष्कर्ष क्या लिखना होगा, हम लोग निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर निष्कर्ष क्या लिखना होगा। निष्कर्ष में हम बताएंगे कि राज्य ठीक काम कर रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में, बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सर्विसेज बांग्लादेश और श्रीलंका से भी गई गुजरी हैं, उनसे भी खराब। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन तो किसी भी राज्य में नहीं किया है। हाँ, अंधों में काना राजा कहावत है, तो इस मामले में तो कुछ राज्य अव्वल हैं ही, अच्छे हैं ही, जैसे केरल है और दक्षिण के अन्य राज्य हैं, वो बेहतर हैं, लेकिन वो अंधों में काने राजा हैं। बहुत अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट, बहुत अच्छा हेल्थ प्रबंधन किसी भी स्टेट में नहीं है। तो तुलनात्मक रूप से कुछ राज्य बेहतर कर रहे हैं, लेकिन राज्यों को बेहतर नहीं करना है, राज्यों को उत्कृष्ट करना है। हमें बेटर नहीं, हमें बेटर मैनेजमेंट नहीं चाहिए, हमें बेटर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, हमें बेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, हमें बेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत।
और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए हमें काम करना है। और स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए काम करने के लिए जो आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए, वे सारे आवश्यक सुधार किए जाने जमीनी धरातल पर अवश्य होने चाहिए। उन्हीं सुधारों में से एक सुधार समवर्ती सूची में स्वास्थ्य विषय को शामिल करना है। स्वाभाविक सी बात है कि केवल एक दिशा में सुधार करने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होगा। सुधार को बहुआयामीय बनाना होगा। हेल्थ सेक्टर में सुधार को मल्टी डायमेंशनल बनाना होगा। मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म के एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट हेल्थ को समवर्ती सूची में शामिल करने का भी है। वित्त आयोग ने हेल्थ को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए डॉक्टरों के एक विशेषज्ञ पैनल का परामर्श लिया है और डॉक्टरों के विशेषज्ञ पैनल के परामर्श के आधार पर वित्त आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह एक विशेषज्ञ राय है, वित्त आयोग एक विशेषज्ञ संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है वित्त आयोग ने अपने सिफारिशों के रूप में स्वतंत्रता के बाद से, गठन के बाद से। और वित्त आयोग ने भी यह निर्णय अपने स्वयं के डिस्कशन से नहीं लिया है, बल्कि वित्त आयोग ने यह डिसीजन विशेषज्ञों के, डॉक्टरों के विशेषज्ञों के पैनल के डिस्कशन के आधार पर लिया है। इसलिए जो निर्णय प्रतिपादित किया गया है वह विशेषज्ञों के डिस्कशन के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषज्ञता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय उचित होगा कि इसे समवर्ती सूची का अंग बना दिया जाए। यही हमारा कंक्लूजन। तो जब आपकी राय पूछी जाए तो आपकी राय का मतलब आपकी राय नहीं होती। आपकी राय का मतलब है जो संविधान सम्मत है, नीति सम्मत है, विधि सम्मत है, तर्क सम्मत है और सर्वाधिक उचित है हर मानदंडों पर, वही हमारी राय होती है जब हमसे हमारी राय पूछी जाती है। तो इसीलिए जब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में वित्त आयोग की कार्यप्रणाली, कार्यवाही का उदाहरण देते हुए हम लोग लिखेंगे कि वित्त आयोग ने यह सिफारिश विशेषज्ञों के पैनल के आधार पर की है। वित्त आयोग स्वयं एक निष्पक्ष, संवैधानिक और विशेषज्ञ संस्था है और इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषज्ञता और गुणवत्ता बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस प्रकार के विचार का समर्थन किया गया है। इसलिए इस प्रकार का सुधार किया जाना संभवतः स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए अच्छा कदम है। तो हम लोग निष्कर्ष में इसी बात प्रतिपादन करेंगे, यही निष्कर्ष है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि क्या स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए, तो हम लोगों ने आंसर के जो 3 फॉर्म होते हैं, एक इंट्रोडक्शन है, एक कंक्लूजन है और एक बॉडी है, तीनों का अध्ययन कर लिया। जो हम लोगों ने शुरू में चर्चा की उस चर्चा का निचोड़ निकाल कर आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि आवश्यकता क्यों है, जिसमें हमने संघर्ष की स्थिति बताई, कुछ एग्जाम्पल बताए और राज्यों में विभेदकारी व्यवस्था बताई। तो एक भूमिका बना करके और आप वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में बताई, एक भूमिका बना करके आप भूमिका लिख सकते हैं उन सारे निष्कर्षों के आधार पर। फिर जो बॉडी है आंसर की, वो पक्ष और विपक्ष के विचारों वाली होगी। हमने पक्ष और विपक्ष के विचार भी आपको बता दिए। और फिर कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हमने आपको कंक्लूजन भी बता दिया। और इस तरीके से अगर यह प्रश्न आता है लिखने के लिए एग्जाम में, तो आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते। और अगर हेल्थ सेक्टर के खराब प्रबंधन को लेकर के या हेल्थ सेक्टर में सुधार को लेकर के इससे पूछा जाता है फ्यूचर में, जिसकी संभावना प्रबल है, जिसकी संभावना प्रबल है कि हेल्थ सेक्टर पर एस्से आएगा, और अगर हेल्थ सेक्टर पर एस्से आता है तो उस एस्से में आप इस डिस्कशन को भी शामिल कर सकते हैं, यह अप्रोच भी शामिल कर सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में एक नए रिफॉर्म की जरूरत है, और वह रिफॉर्म है कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। क्यों, उसके लिए हमने आपको डिस्कशन बता दिया। तो अगर एस्से में आता है ये टॉपिक, जिसकी संभावना प्रबल है भविष्य में आने के लिए, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत बड़ा है हमारे देश के लिए,
बेहद गंभीर है। तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बड़ी दुखद कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो ऐसी दशा में हेल्थ सेक्टर पर निबंध आने की संभावना भी प्रबल रहेगी। तो आप इस डिस्कशन को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस चर्चा के साथ ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट वीक में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी।